एक बार फिर से आप लोगों का वाईडीसी में स्वागत है। तो चलिए आज इसके इस लेक्चर को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। तो पिछले 3 लेक्चर अभी तक इसके हो चुके हैं। तो देखिए हम लोगों ने क्या-क्या डिस्कस कर लिया था। सबसे पहले कार्बन उसका वर्गीकरण दैट इज़ कार्बन्स का क्लासिफिकेशन कर लिए थे। किसमें एल्केन, एल्कीन और एल्काइन में। सभी के जनरल फार्मूले, सभी के जो है हम लोग आईयूपीएसी देख लिए थे। उसके साथ-साथ जो है जितने भी फंक्शनल ग्रुप हैं के सारे हम लोगों ने डिस्कस कर लिए। तो सारे आईयूपीएसी हम लोगों के कवर हो चुके हैं। तो चलिए अब इसमें कुछ हम लोगों के और टॉपिक हैं, इसको हम लोग कवर करेंगे आज, जैसे कि होमोलोगस सीरीज जिसे हम लोग बोलते हैं समजातीय या सजातीय श्रेणी। उसके साथ-साथ हम लोग देखेंगे इसमें सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कंपाउंड जिसे हम लोग बोलते हैं संतृप्त और असंतृप्त यौगिक। उसी के साथ-साथ जो इसके कन्फर्मेटरी टेस्ट जो होते हैं, जहाँ कहीं भी कार्बन-कार्बन डबल बॉन्ड होता है, उसके हम लोग 2 टेस्ट पढ़ेंगे। एक ब्रोमीन वाटर टेस्ट, दूसरा KMnO4 टेस्ट, ठीक है। उसके साथ-साथ जो हम लोग यहाँ पे 7 संयोजी यौगिक डिस्कस करेंगे और उसमें एथिल अल्कोहल का फॉर्मेशन करेंगे और उसके भौतिक और रासायनिक गुण दैट इज फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। ये हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं यहाँ पे होमोलोगस सीरीज जिसे बोलते हैं समजाती श्रेणी। अब देखिए होमोलोगस सीरीज जिसे हम लोग बोलते हैं समजातीय श्रेणी। अब देखिए होमोलोगस का मतलब क्या होता है। होमो का मतलब होता है सेम, लोगस का मतलब उसी कैटेगरी की, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं सीरीज का मतलब तो हमें पता है श्रेणी होती है उसकी, ठीक है। अब देखिए तो हम लोग यहाँ पे इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, जब कभी भी ऐसे कार्बन कंपाउंड्स, ठीक है, ऐसे कार्बन के कंपाउंड जिसमें क्या होता है फंक्शनल ग्रुप सेम हो, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप सेम होने के साथ साथ इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम हो, इनके रासायनिक गुण, इसके साथ साथ जो है इनकी भौतिक फिजिकल प्रॉपर्टीज थोड़ी ठीक है डिफरेंस हो सकती हैं। इनकी रिएक्टिविटी सेम हो, क्योंकि अगर जो है फंक्शनल ग्रुप सेम है, फॉर एग्जांपल अगर एल्डिहाइड है तो सारी के सारी जो है केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होंगी। उसी तरीके से बोल सकते हैं कि इनके जनरल फार्मूले भी सेम है, इनको बनाने के जो मेथड्स होते हैं वो भी सेम होते हैं। या हम लोग सिंपली अगर इसको डिफाइन करें तो ऐसे कंपाउंड जिसमें क्या होते हैं, जो है कार्बन के बीच में कितनी यूनिट का डिफरेंस होना चाहिए, CH2 यूनिट का डिफरेंस होना चाहिए। अब देखिए CH2 यूनिट का मतलब क्या है, हमें पता है कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है 6, एटॉमिक वेट होता है 12, इसे बोलते हैं परमाणु क्रमांक, उसे बोलते हैं परमाणु भार। तो हमें पता है इसका वेट कितना होता है 12। उसी तरीके से हाइड्रोजन का 1H1, ठीक है, इसका भी एटॉमिक वेट कितना होता है 1। अब देखिए यहाँ पे इसका मोलिकुलर वेट कैलकुलेट किया जाए CH2 का, देखिए कार्बन का 12 प्लस हाइड्रोजन का एक संख्या कितनी है, नंबर कितना है 2, दोनों को जोड़ दो 14। तो या तो इसकी डिफिनेशन हम दूसरी तरीके से दे सकते हैं, ऐसे कार्बन के कंपाउंड जिसमें CH2 यूनिट का डिफरेंस हो, या तो परमाणु क्रमांक परमाणु भार इतने का डिफरेंस होना चाहिए 14 का। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमारे पास लिखा हुआ है CH4, अगला लिखा हुआ है C2H6, अगला लिखा हुआ है C3H8। अब देख लेते हैं इनमें डिफरेंस। जैसे सबका मोलिकुलर वेट कैलकुलेट कर लिया जाए, आणविक भार कैलकुलेट कर लिया जाए, तो हमें पता है कार्बन का कितना होता है 12 प्लस हाइड्रोजन का कितना होता है 1, नंबर कितने हैं इसके हाइड्रोजन के 4, तो टोटल हो जाएगा इसका 16। उसी तरीके से कार्बन यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं, तो 12 कार्बन का हो जाता है, नंबर इसका कितना है 2, प्लस हाइड्रोजन का 1 होता है, नंबर कितना है 6, तो 12 दूना 24, 6 30। यहाँ पे देख लेते हैं उसी तरीके से आ जाएगा 44 44। अब देखते हैं इसमें डिफरेंस कितने का आ रहा है। 30 में से 16 घटा दो 24, 14 44 में से अगर 30 हम लोग सब्ट्रैक्ट कर दें तो हो जाएगा 14, ठीक है। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है कि इन दोनों में डिफरेंस कितना आ रहा है 14 का, अगले इन दोनों में डिफरेंस कितना आ रहा है 14 का। तो हर जब मॉलिक्यूल्स में सक्सेसिव मॉलिक्यूल्स में अगर डिफरेंस कितने का रहना चाहिए 14 का, या तो हम लोग कह लें CH2 यूनिट का अंतर होना चाहिए। कैसे पता चला, देखो यहाँ में हाइड्रोजन कितना डिफरेंस 1 का, 6 हाइड्रोजन, देखो कार्बन का डिफरेंस कितना 2, यहाँ 1 का। उसी तरीके से हाइड्रोजन में देखते हैं 6 यहाँ 4, यहाँ कितने का डिफरेंस 2 का, तो CH2 यूनिट का अंतर हो। या इन दोनों में देख लिया जाए हाइड्रोजन 8, हाइड्रोजन 6, 2 हाइड्रोजन का अंतर, कार्बन 3, कार्बन 2, 1 हाइड्रोजन का अंतर, यहाँ भी 14 का अंतर, ठीक है। CH2 का अंतर अगर जब कभी भी ऐसी सीरीज मिल जाए जिसमें क्या हो CH2 यूनिट का अंतर हो या कार्बन 14 का अंतर हो, ठीक है, या तो कहें CH2 यूनिट का अंतर या तो एटॉमिक वेट 14 का अंतर हो, डिफरेंस हो, ठीक, उसी को बोलते हैं होमोलोगस सीरीज। तो इसके और कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ से एक क्वेश्चन समझ लिए, बहुत पक्का है, बिल्कुल आता है, ठीक है, हर बार पूछता है। तो चलिए अगर हम दूसरे एग्जाम्पल में देख लें, जिससे कि क्वेश्चन पूछता है कैसे कि तुम्हें ऑप्शन दे देगा HCHO, दूसरा दे देगा CH3 CHO, ठीक है, एक ऑप्शन। बी ऑप्शन में दे देगा CH4 कॉमा C3H8, ठीक है। सी ऑप्शन बना देगा C2H5Br कॉमा C3H7Br, ठीक है। इस टाइप से ऑप्शन बना देगा। पूछेगा
निम्न में से कौन सा जो है होमोलोगस सीरीज है समझाती श्रेणी का युग्म है। तो हमें बस चेक करना होगा। तो कैसे चेक कर लिया जाए? सबसे आसान ये है कि क्या किया जाए, एक बाद वाले को, जो बड़ा वाला हो उसको पहले वाले से डिवाइड कर दो। CH3 CHO को अगर डिवाइड कर दिया जाए HCHO से, तो अभी आसानी से पता चल जाएगा। देखिए, एक ऑक्सीजन से ऑक्सीजन कटा, हाइड्रोजन से हाइड्रोजन, कार्बन से कार्बन, हाइड्रोजन से 3 कट गए, 2 बचे, तो आ गया CH2। इसका मतलब ये सदस्य है, इसका ये मेंबर है। इसमें चेक कर लेते हैं। तो C3H8 को जब डिवाइड करते हैं CH4 से, तो एक कार्बन कटा, 2 बच गए, यहीं से गलत हो गया। चलो आगे देखते हैं अगले वाले में। तो देखिए, C3H7Br को डिवाइड कर दिया जाए C2H5Br से, Br से Br कटा, 5 से 7 कटे, 2 बचे हाइड्रोजन, 3 से 2 कटे, 1 बचा, आ गया इसमें भी CH2। इसका मतलब ये भी है, ये भी है, दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो इसकी देखिए विशेषताएं क्या पूछता है। अब देखिए, इस श्रेणी की अगर विशेषताएं पूछ ले, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ ले, तो कैसे डिफाइन करेंगे? तो देखिए, इनमें सब में जो होता है फंक्शनल ग्रुप सेम रहता है। अगर एल्डिहाइड है तो सब में एल्डिहाइड दिखेगा, जैसे कि HCHO, ठीक है, CH3CHO, अगला दे देगा CH3CH2CHO, उसी तरीके से दे देगा CH3OH कामा C2H5OH कामा C3H7OH। ठीक है, इस तरीके से दिख रहा है कि सारे के सारे मेंबर क्या हैं, सेम। ये वाले सारे एक सीरीज के हैं, इसी तरीके से ये वाले सारे एक सीरीज के हैं। तो इसका मतलब ये भी होमोलोगस सीरीज है, ये अपने आप में एक होमोलोगस सीरीज है। इसका मतलब सब में फंक्शनल ग्रुप सेम रहते हैं। अगर फंक्शनल ग्रुप सेम रहते हैं तो हमें पता है इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज जो होती हैं, रासायनिक गुण, वो भी सेम रहेंगे, क्योंकि जो OH प्रॉपर्टी दिखाएगा, ठीक है, वही OH यहाँ भी है, सेम रिएक्शन दिखाएगा। जैसे एल्डिहाइड अपनी रिएक्शन शो करता है, सेम एल्डिहाइड यहाँ पर भी प्रेजेंट है, तो ये भी सिमिलर रिएक्शन पर शो करेगा। तो सबसे पहला क्या होता है कि इनके जो है फंक्शनल ग्रुप सेम होते हैं, इनको सेम जो है केमिकल फार्मूला, इनका रासायनिक सूत्र सेम होता है। और दूसरी चीज क्या होता है, इनके जो है रासायनिक गुण भी सेम होते हैं, ठीक है, और लगभग सिमिलर जो है कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाते हैं। ठीक है, तो चलिए ये सारी सीरीज आप लोग गुण इस तरीके से लिख सकते हैं। चलिए अगला देख लेते हैं। इसके बाद हम लोगों का जो है संतृप्त और असंतृप्त। तो देखिए, जब मैंने कार्बन का जो है वर्गीकरण कराया था, तो मैंने एक को बोला था एल्केन, दूसरे को बोला था एल्कीन, तीसरे को बोला था एल्काइन। ठीक है, तो हमें पता है एल्केन का हम लोग जनरल फार्मूला लिखे थे CnH2n+2, इसका लिखे थे CnH2n, इसका लिखे थे CnH2n-2। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने बताया था लास्ट में एन जोड़ना है, यहाँ पे इन जोड़ना है, यहाँ पे आइन जोड़ना है। अगर ये है तो इसमें कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, इसमें कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, इसमें कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। तो देखिए, जो ये वाले कार्बन होते हैं जिसमें कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, उससे हम लोग बोलते हैं इसी को संतृप्त या सैचुरेटेड। सैचुरेटेड। जब कभी भी कार्बन कार्बन के बीच डबल या ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, कार्बन कार्बन के बीच ही देखना है, कार्बन ऑक्सीजन के बीच नहीं देखना है, या कार्बन किसी और एटम के बीच में नहीं देखना है, कार्बन कार्बन के बीच में जब कभी भी, ठीक है, डबल या ट्रिपल बॉन्ड पाए जाते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं असंतृप्त। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, जिसी को बोलते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं। देखिए, सबसे पहले डिफिनेशन क्या लिख सकते हैं दोनों में अंतर। ठीक है, एक तरफ लिख लेंगे संतृप्त, दूसरी तरफ असंतृप्त। सबसे पहला क्या लिखेंगे, इसमें कार्बन कार्बन के बीच में एकल बॉन्ड पाए जाते हैं, इसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल या ट्रिपल बॉन्ड पाए जाते हैं। इनका जनरल फार्मूला CnH2n+2 होता है, इनका जनरल फार्मूला CnH2n या CnH2n-2 होता है। अब देखिए, जब ये सिंगल बॉन्ड बनता है तो बहुत ज़्यादा स्थायी होता है, बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है, लेकिन डबल बॉन्ड जो बनते हैं तो हमें पता है पाई के ओवरलैप से बनते हैं। ठीक है, इस वजह से क्या होते हैं, इतने स्टेबल नहीं होते हैं। इस वजह से एक बॉन्ड तुरंत टूटता है, तुरंत एडिशन रिएक्शन योगात्मक अभिक्रिया टाइप से दिखाता है। तो ये जो है अत्यधिक अस्थायी होते हैं, अधिक अस्थायी होते हैं, मतलब ये काफी जो है स्टेबल होते हैं, लेकिन ये जो है अनस्टेबल होते हैं, ये अस्थायी नहीं होते हैं। ठीक है, क्योंकि तुरंत ये अभिक्रिया दिखाते हैं। देखिए, ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया शो करते हैं। प्रतिस्थापन का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फॉर एग्जांपल, जैसे CH4 है, इसकी अगर क्लोरीनीकरण किया जाए प्रकाश की उपस्थिति में, प्रकाश की प्रेजेंस में, लाइट की प्रेजेंस में, तो ये बनता है मेथिल क्लोराइड।
ठीक है, प्लस HCl ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल भी है। ये क्या करता है, ये कभी भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं जल्दी शो करता है, ये हमेशा योगात्मक अभिक्रिया एडिशन रिएक्शन शो करता है। फॉर एग्जाम्पल इस पे HCl अगर जोड़ा जाए, डबल बॉन्ड टूटेगा, एक तरफ जो है H बैठ जाएगा, दूसरी तरफ Cl बैठ जाएगा, इस तरीके से। ठीक है, ये हमेशा इस तरीके से रिएक्शन शो करते हैं। तो ये आप लोग कुछ डिफरेंस है जो आसानी से इसमें लिख सकते हैं, 5 4 4 5 5। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया होगा। तो चलिए देख लेते हैं इनके कुछ अनसैचुरेटेड टेस्ट कैसे करेंगे हम लोग। मान लेते हैं अब हमारे पास अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स हैं, सैचुरेटेड, फॉर एग्जांपल हमारा है C2H4। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, जब कभी भी ये CnH2n को फॉलो कर रहा है, इसका मतलब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड पहले ही रख देना है। अब दो देखिए, 2 बॉन्ड पहले से बने हैं, तो वैलेंसी पूरी करने के लिए 2 हाइड्रोजन और चाहिए संयोजकता पूरी करने के लिए, जो हो गया। सेम इधर भी चाहिए, ये हो गया। अब देखिए कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड पाया जा रहा है, या तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब देखिए इसमें हम लोग क्या करते हैं, KMnO4 अगर डाल देते हैं क्षार की प्रेजेंस में, KMnO4 बेसिक कंडीशन में OH माइनस को क्षार बोलते हैं, बेस बोलते हैं। जब ये इसमें डालते हैं तो इसका कलर जो होता है लगभग पिंक कलर का होता है। ये इसके ऊपर जैसे ही एल्कीन में डालते हैं तो इसका कलर तुरंत जो है गायब हो जाता है, ये बन जाता है कुछ CH2OH CH2OH। ठीक है, 1,2 डाईऑल बन जाता है। ठीक है, इस वजह से इसका कलर गायब हो जाता है। जैसे ही कलर गायब हो जाता है तुरंत हम समझ जाते हैं कि यहाँ पे क्या है, एल्कीन प्रेजेंट है, कार्बन कार्बन डबल या ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित है, प्रेजेंट है यहाँ पे। दूसरा टेस्ट देख लेते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास एक कंपाउंड है CH3 डबल बॉन्ड CH। ठीक है, इसमें अगर हम सेम यही डाल दे, Br2 वाटर डाल देते हैं, ब्रोमीन जल में डाल देते, ये भी यही करता है। क्या करेगा, क्योंकि यहाँ पे Br2 है तो ये Br को जोड़ देगा दोनों तरफ डबल बॉन्ड को तोड़ते हुए। तो देखिए जो लिखा था पहले वैसे ही, बस डबल बॉन्ड को तोड़ना है। एक ब्रोमीन यहाँ लगा देंगे, एक ब्रोमीन यहाँ, बाकी जो इससे लगा था वो वैसे लगा रहेगा। इस तरीके से जब कभी भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड अगर उपस्थित होगा, प्रेजेंट होगा, तो इस टाइप की एडिशन रिएक्शन शो होती है, योगात्मक अभिक्रिया शो होती है। ठीक है, दोनों OH जो है इस तरीके से जुड़ जाते हैं। अगर Br2 डालेंगे तो Br जुड़ जाएगा, इसका कलर जो होता है हल्का सा, इसका भी जो होता है रेड, लाइट रेड कलर का होता है ये, इसका भी ये भी क्या हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। ठीक है, मतलब रंगहीन हो जाएगा। तो मतलब कैसा, हम लोग रेड कलर का इसमें डाले थे, ऐड किए थे। ठीक है, अब इसका कलर कैसा हो गया, कलरलेस, मतलब कुछ भी कलर नहीं रहा। ठीक है, इसी तरीके से इसका डाले थे, इसका भी कलर अगर गायब हो गया तो समझ गए कि इसमें डबल बॉन्ड कहीं ना कहीं पे प्रेजेंट है। ठीक है, पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं एथिल एल्कोहल, उसके रासायनिक भौतिक गुण। चलिए देख लेते हैं एथिल एल्कोहल। तो हमें पता है एथिल एल्कोहल, अब देखिए इसका हमें पता है केमिकल जनरल फार्मूला, इसका फार्मूला अगर लिखा जाए एथिल एल्कोहल का तो ये हो जाएगा कुछ ऐसे। क्यों, क्योंकि हम लोग बोले थे C2H6 को इथेन बोले थे। मैंने क्या बताया था, एक हाइड्रोजन हटाओ, OH जोड़ो, तो उसमें एल्कोहल जोड़ देते हैं, C2H5OH। तो देखिए ये इथेन है, ठीक है, इसमें OH जोड़ दो, तो इसमें मैंने क्या बताया था, सामान्य नाम, कॉमन नेम, एल्किल एल्कोहल। तो एल्किल नाम में क्या दिख रहा है हमें, C2H5, तो 2 कार्बन के लिए एथ बोलते हैं, तो एथिल लगाएंगे प्लस एल्कोहल जोड़ेंगे, तो इसका नाम हो जाएगा एथिल एल्कोहल। ठीक है, तो ये कई सारे इसके मेथड है जिससे हम लोग बना सकते हैं, ज़्यादातर जो है गन्ने से बनाया जाता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं इसके कुछ केमिकल प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले देख लेते हैं, सबसे पहला क्या लिखना है, C2H5 इसका केमिकल फार्मूला हो जाता है। तो इसका जो है मोलिकुलर वेट निकाल लेते हैं, कितना होता है मोलिकुलर वेट, या इसे आणविक भार बोलते हैं, अणु भार। तो देख लेते हैं, कार्बन का होता है 12, नंबर कितना है 2 प्लस, हाइड्रोजन का होता है 1, नंबर है 5 प्लस, ऑक्सीजन मिला, ऑक्सीजन का हमें पता है 8, 16 ऊपर वाला लेना है, तो इसका 16 होता है, संख्या 1, नंबर 1, हाइड्रोजन का भी 1, नंबर भी 1, जोड़ लो, मल्टीप्लाई कर लो, 12 दूना 24, 5 एकन 5 प्लस 1 ये जोड़ेंगे 6 हो जाएगा, प्लस 16, तो कितना दिख रहा है 16 और 24 40 और 6 46, 46 ग्राम पर मोल, ये इसका मोलिकुलर वेट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसके कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। अब देखिए इसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज ही रह गई हैं इस बार, तो यही हम लोग थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए अब देखिए हमें पता है कि C2H5OH, क्योंकि ये एल्कोहल है, एल्कोहल, इसके अगर हम लोग सोडियम से रिएक्शन करा देते हैं तो हमें पता है, क्योंकि जिस तरीके से हम लोग वाटर में इसको सोडियम को डालते हैं तो कैसे रिएक्शन देता था, एक्टिविटी सीरीज याद करो, जब कभी भी हम लोग क्या करते थे, ठीक है, इसमें सोडियम धातु को डालते थे, तुरंत हाइड्रोजन गैस निकालता था, प्लस इसका हाइड्रोक्साइड
बना लेता है। ये हमें पता है विद्युत रासायनिक श्रेणी से, क्योंकि जितनी भी धातु हाइड्रोजन से ऊपर हैं वो उसके वाटर से हाइड्रोजन गैस को रिलीज करती हैं। सेम यहाँ पर भी OH प्रेजेंट है, ये भी यही करने वाला है। ठीक है, यहाँ से हाइड्रोजन गैस निकालेगा, बाकी देखो हाइड्रोजन निकल गई, O से क्या जुड़ जाएगा, Na, जिससे O से यहाँ पे H जुड़ा, या जिससे इसे लिख लेते हैं, इसे ये टूट जाएगा वाटर H2 कैसे H+ OH माइनस में। ठीक है, तो देखो ये दूसरे H से कंबाइन होता है। ठीक है, ये H2 बना लेता है यहाँ से, फिर Na यहाँ पे पड़ा हुआ है, ये Na से जुड़ता हुआ NaOH बना लेता है। मतलब क्या हुआ, ये HOH पड़ा हुआ है, इस माइनस से Na+ जुड़ गया। सेम यहाँ पर भी है, इस माइनस से जुड़ने कौन आ रहा, Na। अब इस ऑक्सीजन से इधर क्या जुड़ा था, C2H5। ठीक है, इसे सही से अगर लिखे हम लोग तो इसे लिख सकते हैं C2H5 ONA प्लस हाइड्रोजन गैस। ये ऊपर वाला एरो बताता है कि गैस निकल रही है। ठीक है, इसे बोलते हैं, देखिए ये एथिल एल्कोहल था, इसे बोलते हैं सोडियम एथॉक्साइड। ठीक है, एल्कोक्साइड नाम जोड़ते हैं तो इसका नाम क्या हो जाएगा, सोडियम एथॉक्साइड। सोडियम एथॉक्साइड। तो एल्कोहल की जब सोडियम से रिएक्शन कराते हैं तुरंत ये हाइड्रोजन गैस उसी तरीके से निकालता है जिस तरीके से वाटर में सोडियम गैस डालने पे निकालता था। बाकी उसका लवण या साल्ट बन जाएगा। चलिए अगली रिएक्शन इसकी देख लेते हैं। जब एल्कोहल की रिएक्शन या एथिल एल्कोहल ले लेते हैं, इसकी रिएक्शन हम करा दें किसके साथ, अब देखिए H2SO4 में अगर इसकी रिएक्शन करा देते हैं, वो भी कैसा, सांद्र कंसंट्रेटेड बोलते हैं। इसके देखिए दो कंडीशंस में इसकी रिएक्शन कराई जाती है। एक बार क्या करें, इसकी रिएक्शन 140 डिग्री सेल्सियस पे करा दें, ये भी खूब पूछता है ताप देते हुए। दूसरी क्या पूछता है, C2H5OH। ठीक है, एक 160 से 70 डिग्री सेल्सियस पे इसकी रिएक्शन कराई जाती है, वही सांद्र H2SO4 की प्रेजेंस में। अब देखिए दोनों रिएक्शन कंडीशंस में, तो देखिए एक जगह पे हमारा डाईएथिल ईथर बनने वाला है, दूसरी जगह पे हमारा एल्कीन बनने वाला है। तो देखिए अब आप लोगों को क्या ध्यान रखना है, जब कभी भी कैसे क्वेश्चन पूछता है, क्या होता है जब C2H5 या एथिल एल्कोहल सांद्र H2SO4 से सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से 140 डिग्री सेल्सियस ताप पे अभिक्रिया करता है, रिएक्शन करता है। उसी तरीके से ये दे देगा कि एथिल एल्कोहल सांद्र H2SO4 से 160 से 70 डिग्री सेल्सियस पे रिएक्शन करता है। ठीक है, ये कंडीशन दे देगा, आप लोगों को बनाना होगा खाली इतना। तो देखिए जब 140 डिग्री सेल्सियस पे रिएक्शन करता है तो इसके दो अणु एक साथ ले लो। ठीक है, दो अणु एक साथ ऐसे C2H5OH प्लस दूसरा उल्टा करके लिख लो C2H5OH को, बस दो क्या करना, एक का H हटा देना, एक का OH। ठीक है, दोनों को आपस में जोड़ दो तो C2H5, इसका देखिए C2H5O जुड़ने जा रहा है किससे, अगला इसका O जुड़ेगा C2H5 से। अब देखिए जब कभी भी कार्बन कार्बन के बीच में ऑक्सीजन फंस जाता है उसे हम लोग ईथर के नाम से जानते हैं। तो दोनों तरफ एथिल समूह लगा हुआ है, इस वजह से दो समूह सेम हैं तो इसीलिए इसे डाई लगा देते हैं नाम में, मोनो डाई ट्राई। तो डाई क्या हो जाएगा, इसका नाम डाई, और एथिल लगे हुए हैं दोनों तरफ, एथिल लगा देंगे तो इसका ओ फंसा हुआ कार्बन के बीच में, इसीलिए इसे ईथर के नाम से जानते हैं। इसका नाम हो जाएगा डाई एथिल ईथर। अब देखिए यहाँ पे जब ये रिएक्शन होती है तो यहाँ पे बनता है एल्कीन, जिससे हम लोग एथिलीन के नाम से जानते हैं, एथिलीन। इसी को हम लोग नेचुरल राइपनर के नाम से जानते थे। ठीक है, प्राकृतिक पकाने वाली गैस फलों को। अब देखिए इस यही जो था हमारा एल्कीन श्रेणी का, एल्कीन का फर्स्ट मेंबर भी था एल्कीन सीरीज का, एल्कीन का प्रथम सदस्य। और उसी तरीके से हम लोग देखे एल्केन में देखे थे प्रथम सदस्य जिसे मीथेन बोले थे। ठीक है, मीथेन। अब देखिए मीथेन के हम लोग कई सारे नाम जानते हैं, इसी को हम लोग मीथेन गैस बोलते हैं या मेथेन गैस बोलते हैं। अब देखिए इसका दूसरा नाम क्या है, इसे जो है हम लोग मार्श गैस के नाम से भी जानते हैं, मार्श गैस, इंग्लिश में बोलते हैं MARSH। मार्श का मतलब होता है दलदल। ठीक है, क्योंकि ये दलदली स्थानों पे, क्योंकि माना यह जाता है कि जब जितने भी पेड़ पौधे दब जाते हैं, ठीक है, तो वहां पे ये गैसें फिर निकलती हैं जहां से पेट्रोल कोयला वगैरह निकलता है। ठीक है, दबा हुआ ये क्या ले लेता है, ठीक है, ये आपस में जीवाश्म ईंधन जो है दब जाते हैं। ठीक है, ये क्या होता है कि गैस के फॉर्म में निकलते हैं, कोयले के फॉर्म में, पेट्रोल के फॉर्म में। ठीक है, ये सब बन जाते हैं, इसीलिए जो है बुलबुले इसके निकलते हैं। इसी को हम लोग मार्श गैस के नाम से जानते हैं क्योंकि ये दलदली स्थानों पे पाई जाती है। अब देखिए ये चट्टानों में के अंदर जो मिलती है, इसलिए इसे रॉक, क्योंकि या तो ऐसे बोल सकते हैं क्योंकि ये पत्थरों के नीचे दब गए हैं जीवाश्म इनके, इसी वजह से इसको रॉक गैस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, रॉक गैस के नाम से जानते हैं। अब देखिए इसे नेचुरल गैस के नाम से जानते हैं, जिसे प्राकृतिक गैस बोलते हैं।
प्राकृतिक गैस, क्योंकि जो नेचुरल गैस होती है उसमें मैक्सिमम जो रहती है 80% मीथेन ही रहती है, इस वजह से इसे नेचुरल गैस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब देखिए इसे जो है कोयले के स्थानों पे इसे नम गैस के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये इसके सारे नाम है, ध्यान रखना। नंबर 1 मीथेन गैस बोलते हैं, मार्श गैस बोलते हैं, रॉक गैस बोलते हैं, प्राकृतिक गैस बोलते हैं, नम गैस बोलते हैं। ठीक है, और इसी को शैल गैस के नाम से भी जानते हैं, शैल गैस। तो इसके इतने सारे नाम हैं, तो आप लोग अलग अलग कर सकते हैं, नम गैस नहीं, नम अग्नि बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे आप लोग ये इनके नाम अलग अलग ध्यान रखना। ठीक है, इसको कभी भी पूछता है कि निम्न में से मार्श गैस किसे बोलते हैं, प्राकृतिक गैस, रॉक गैस, शेल गैस, नम गैस, नम अग्नि, मीथेन गैस। ठीक है, इनके अलग अलग नाम है, इससे पूछते हैं इसे। अब देखिए एथिलीन कैसे बना, इथर तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एथिलीन देख लेते हैं। देखिए C2H5 में हम लिख सकते हैं इसको CH3 CH2OH, ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि H2SO4 है, इसका मतलब ये अम्ल होते हैं, ये H+ देने का काम करते हैं। तो हमें पता है इसके ऊपर होते हैं इलेक्ट्रॉन युग्म, इलेक्ट्रॉन पेयर। ये क्या करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन जो है, जिसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है उसको दे देते हैं। ठीक है, तो ये जब देगा इसको तो बना लेता है OH2+, इसके ऊपर आ जाता है प्लस। जब ये प्लस निकलता है तो इसके ऊपर क्या आ जाता है, माइनस। माइनस आता है तो क्षार यहाँ से H+ निकाल ले जाता है, अगल बगल में प्लस माइनस, तो बनते हैं बंध। तो ये बन जाता है कुछ इस तरीके से बॉन्ड बनाते हुए, इसे बोलते हैं एथिलीन या एसिटिलीन गैस के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए इसकी काफी इंपॉर्टेंट अगली रिएक्शन है, जिसे हम लोग एस्ट्रीकरण के नाम से जानते हैं, एस्ट्रीकरण, जिसे बोलते हैं एस्ट्रीफिकेशन। तो देखिए ये क्या होता है, तो जब कभी भी एथिल अल्कोहल की रिएक्शन या किसी भी अल्कोहल की रिएक्शन एसिड से कराते हैं, एसिड कौन हो भी, कार्बोक्सिलिक एसिड होना चाहिए। ये कुछ भी हो सकता है, C2H5 भी हो सकता है, कुछ भी, लेकिन ये समूह, ये ग्रुप होना चाहिए, COOH ग्रुप, इधर OH ग्रुप। तो ये सांद्र H2SO4 या किसी एसिड, कोई भी एसिड ले सकते हैं, जिसकी प्रेजेंस में जब कभी भी कार्बोक्सिलिक एसिड अल्कोहल से रिएक्शन करते हैं तो एस्टर बनाते हैं। ठीक है, एस्टर कैसे बनाएंगे, देखिए एक का H हटा दो, दूसरे वाले का OH हटा दो, बाकी सबको जोड़ दो। देखो क्या बचा हुआ, CH3CO, अब इस O से जुड़ने आ रहा है, एक और O उससे जुड़ा हुआ है, C2H5। इसका नाम क्या हो जाएगा, देखिए इसे एसिटिक अम्ल बोले थे, तो इसे बोलते हैं क्या, एथिल एसीटेट, एथिल एसीटेट। अब देखिए उसी तरीके से दूसरी देख लेते हैं, अगर इसकी मेथनॉल से रिएक्शन कराते हैं। ठीक है, तो देखिए मान लेते हैं कि हम एसिडिक एसिड ले लिए, एसिडिक एसिड को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, हमें पता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप कुछ ऐसे लिखा जाता है। अब इसमें हम एसिड डाल देते हैं थोड़ा सा, तो क्या करता है, एक का H हटाएंगे, दूसरे का OH हटाएंगे, बाकी सबको जोड़ देंगे। देखो क्या बचा, CH3 C डबल बॉन्ड O। ठीक है, इस कार्बन से जुड़ने जा रहा है O, ठीक है, उस ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है CH3। तो देखिए C2H5 एथिल ग्रुप लगा हुआ था, क्योंकि हम लोगों ने क्या बोला था, CH3 ग्रुप जहां लिखा मिलेगा उसे हम लोग मेथिल बोलेंगे, C2H5 लिखा मिलेगा उसे हम लोग एथिल बोलेंगे। तो देखिए इसका आप नाम, इसे एथिल एसीटेट बोले थे, तो इसे मेथिल समूह ग्रुप लगा हुआ है, इसे बोल देंगे मेथिल एसीटेट। ठीक है, ये स्टिकर रिएक्शन याद रखना, पिछली बार डायरेक्टली पूछा था इसी टाइप से, बस इतना दिया था कि इसमें एक चीज दिया था, प्लस वाटर तो छूट ही गया। ठीक है, OH H हटा दो, वाटर बन जाएगा, वाटर प्लस एस्टर बनता है, इसी रिएक्शन को हम लोग एस्टरीकरण रिएक्शन बोलते हैं, एस्टरीफिकेशन रिएक्शन